यह चेतना रेडियो है। आज साक्षात्कार के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे साहबराम मोटियार से। नमस्कार, चेतना रेडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं साहबराम मोटियार, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के जिला कैडर के अधिकारी, जो कि विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम न्यायालय हनुमानगढ़ से 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री साहबराम मोटियार श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के निवासी हैं। आपके सेवा काल की एक और महत्वपूर्ण बात रही है, आपकी प्रथम नियुक्ति भी हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ मुख्यालय पर हुई और 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्ति भी हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ मुख्यालय से हुई है। सर, आपका चेतना रेडियो स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने न्यायिक क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने विधि के क्षेत्र को कैसे चुना? आपके मन में विधि क्षेत्र को चुनने की बात कैसे आई? सामाजिक रूप से विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक न्याय के प्रति मन में उत्सुकता रही। समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लीगल अवेयरनेस का अभाव महसूस किया और इसी बात को समझते हुए कि हमारे समाज और देश में लीगल अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है, तो मुझे सामाजिक रूप से लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ के प्रति आम आदमी को जागरूक करने के लिए इस क्षेत्र में आने को प्रेरणा मिली। सर, आपने एक अधिवक्ता के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपने ये शुरुआत सूरतगढ़ से की और न्यायिक सेवा में आने तक का दौर आपने एक अधिवक्ता के रूप में जिया। आप उस समय को कैसे याद करते हैं और एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए आपने न्यायिक क्षेत्र में जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? सबसे पहले मैंने लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए लॉ के प्रोफेशन को महत्वपूर्ण माना और लॉ की डिग्री मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर से प्राप्त की। मेरा रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई 88 को हुआ और मैंने 16 अगस्त 88 से सूरतगढ़ स्थित सिविल, क्रिमिनल व राजस्व न्यायालयों में पैरवी का कार्य शुरू किया। मेरे आदरणीय गुरु श्री मदन चंद कौशिक रहे। मैंने उनके सानिध्य में कुछ समय तक कार्य किया और जो भी काम मुझे असाइन हुआ मैंने उसको बखूबी लॉ के तहत करने का प्रयास किया और इसी का परिणाम ये रहा कि मैं बहुत जल्दी लॉ की बारीकियों को समझ सका। मैंने जो लॉ के क्षेत्र की विशेष बात समझी वो ये है कि लॉ के क्षेत्र में आपको फैक्ट एज वेल एज लॉ का एप्रिसिएशन करना होता है। अगर आपने फैक्ट को समझ लिया है
और लॉ अगर आप जानते हैं तो आप किसी के अधिकार और कर्तव्य को एज एन एडवोकेट दिला सकते हो, एज ए जज आप उसको न्याय दे सकते हो। मैंने लॉ का प्रोफेशन चुनने के बाद में वकालत के रूप में 26 फरवरी 1996 को न्यायिक सेवा में आने से पहले कार्य किया और वकालत का कार्य करते समय मुझे सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, लेबर, कंज्यूमर हर फील्ड में काम करने का मौका मिला और मैंने आम लिटिगेंट को नज़दीक से बात करके समझा तो मुझे ये महसूस हुआ, मैंने एक कार्य को करने के बाद में ये महसूस किया कि आज भी शीघ्र और सस्ता न्याय मिलने में हम लोग प्रयासरत हैं। शीघ्र और सस्ता न्याय सामाजिक आवश्यकता है और इसके लिए न केवल न्यायाधीश बल्कि एडवोकेट का बहुत बड़ा रोल है और वास्तव में मैंने जो महसूस किया वो एडवोकेट ही है जो न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जज का रोल किसी भी मैटर को जज करना है, जबकि एडवोकेट मैटर को जज के सामने पुट अप करता है और उसी के आधार पे आर्गुमेंट सुनने के बाद में न्यायाधीश निर्णय लेता है। अतः एडवोकेट का न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान है। सर, विधि के विद्यार्थी चाहे वह अपना अध्ययन का कार्य जारी रखे हुए हैं या वो अधिवक्ता के प्रोफेशन से जुड़ गए हैं, उनका न्यायिक सेवा में जाने का एक अपना सपना होता है और बहुत से लोग न्यायिक सेवा में जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। आपने अपनी इस सफलता को बहुत सहजता के साथ लिया और उसके संबंध में आपने किस ढंग से न्यायिक सेवा की तैयारी की ताकि उस बात को जानकर इस क्षेत्र में जो जाने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो प्रोत्साहित हो सकें। संजय जी, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई कि सन 88 में जब मैं वकालत के प्रोफेशन में आया तब न्यायिक सेवा की तरफ कम से कम गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का रुझान बहुत कम रहा। यहाँ से और मैं कहूँ सूरतगढ़ से मेरे से पहले सन 1985 में कमल कुमार बागड़ी जो लॉ करने के बाद में आरजेएस चुने गए, उसके बाद 1995 में मैं सेलेक्ट हुआ। न्यायिक सेवा में आने के लिए वो समय कोचिंग का नहीं था, उस टाइम कोचिंग का अभाव था। हमारा जो बैच था उस टाइम न्यायिक सेवा में आने के लिए 3 साल की मिनिमम प्रैक्टिस जो है आवश्यक थी और एडवोकेट के रूप में जो कार्य कर रहा था उसी के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। एडवोकेट के रूप में जब कोर्ट में प्रैक्टिस का जो अनुभव मिलता है उसी अनुभव के आधार पे मैंने न्यायिक सेवा में सफलता प्राप्त की। बहुत खूब, क्योंकि अक्सर देखा गया है
कि न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले न्यायालयों की जो प्रैक्टिस है अधिवक्ता के रूप में उससे दूर हो जाते हैं, और आपने इस बात को इंगित किया है कि न्यायालय में जो अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं और उसका जो अनुभव प्राप्त होता है वह भी न्यायिक सेवा में जाने के लिए एक सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाता है। सर, आपने एक लंबा अपना जीवन 1996 से लेकर आज 2021 तक न्यायिक सेवा में व्यतीत किया है। आपकी पहचान एक कर्मठ निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में रही है। इस दौरान आपको बहुत से अनुभव प्राप्त हुए होंगे, उनके आधार पर आज आप बहुत कुछ कहने की स्थिति में हैं। इस संबंध में आप अपने इस न्यायिक सेवा की अवधि को किस तरह से कहना चाहेंगे? आम आदमी के लिए न्याय का बहुत बड़ा मायना है। शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, यह न्यायपालिका अधिवक्ता समूह का प्रयास रहता है, लेकिन न्याय में देरी होती है, न्याय महंगा है। इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरा ये मानना है या मेरा ये अनुभव है कि न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी के साथ साथ अधिवक्ता का प्रयास शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने में बहुत कारगर है। न्यायिक अधिकारी के लिए आवश्यक है कि न केवल शीघ्र न्याय करने का प्रयास करे, अपितु निष्पक्ष अर्थात विदाउट फेवर एंड फियर के कार्य करे, तो आम आदमी की न्याय व्यवस्था में और अधिक आस्था बढ़ेगी। न्याय के लिए आम आदमी अंतिम दरवाजे के रूप में उपस्थित होता है, तो वहाँ अधिवक्ता और न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो हर वादी के मामले का बारीकी से कानून के तहत परीक्षण कर न्याय प्रदान करे, तभी न्याय की सार्थकता होगी, न्याय का आम लोगों में विश्वास पैदा होगा। सर, आज आप अपने न्यायिक सेवा से शानदार सेवाओं के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं। वो इसलिए कहूँगा कि सेवानिवृत्ति के बाद एक नई पारी की शुरुआत होती है, और आपसे बातचीत और आपके जीवन को जिन्होंने ठीक नज़दीक से देखा है और समझा है, समाज के सशक्तिकरण के लिए और उसमें न्याय की भूमिका के लिए आप सदैव सोचते रहे हैं। आने वाले दिनों में यह समाज, यह क्षेत्र आपसे क्या अपेक्षा, अब बहुत सी अपेक्षाएं रखता है, आप उन्हें किस तरह से लाभान्वित करना चाहेंगे? मेरा शुरू से ही न्यायिक व्यवस्था के प्रति आदर सम्मान रहा है। मेरा ये मानना है कि देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका एक अहम रोल अदा करती है। न्यायिक व्यवस्था ही है जो आम आदमी को अधिकार दिलाती है, तो उसके कर्तव्य के लिए भी उसे बाध्य करती है। सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए कानून का पालन आवश्यक है। कानून के पालन के लिए न्यायपालिका एक अहम रोल अदा कर रही है। आम आदमी न्यायपालिका से बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसके लीगल राइट्स और ड्यूटीज प्रोटेक्टेड हों,
ऐसी स्थिति में न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता सभी का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वो आम आदमी को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के लिए कार्य करे। मैं मेरे कार्यकाल में प्रयासरत रहा हूं कि मैंने प्रकरणों का इस तरह से डिस्पोजल करने का प्रयास किया कि पुराने और प्राथमिकता वाले प्रकरण जैसे जेल के बंदी, अर्जेंट मैटर्स, उनको प्रायोरिटी के आधार पे डिस्पोजल करने का प्रयास किया ताकि आम आदमी को अनावश्यक लंबे समय तक न्यायिक व्यवस्था में संघर्ष नहीं करना पड़े और न्यायाधीश और अधिवक्ता सामूहिक रूप से प्रयास करें तो निस्संदेह जो पुराने प्रकरण हैं उनका प्राथमिकता से निस्तारण होगा। न्याय के व्यवस्था के तहत जो अर्जेंट मैटर्स हैं, जो बंदी हैं, उनका प्राथमिकता से प्रकरणों का निस्तारण हो। लंबे समय तक बंदी का ट्रायल के दौरान अंदर जेल में रहना निश्चित तौर से हमारी न्यायिक व्यवस्था पे कहीं ना कहीं यह निवेदन है कि प्रकरण का अतिशीघ्र निस्तारण हो ताकि न्याय के प्रति लिटिगेंट की आस्था बनी रहे। सर, आज आप सेवानिवृत्ति के बाद एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। न्यायिक सेवा के अधिकारी की अपनी एक परिसीमाएं होती हैं। आज आप उन परिसीमाओं से मुक्त होकर नए समय में प्रवेश करेंगे और हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं की तरफ से आपको आपकी शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं चेतना रेडियो के श्रोताओं की तरफ से आपसे यह अपेक्षा भी करूंगा कि आप इसी मनोभाव के साथ इस विधि के विशाल समुद्र के समान क्षेत्र में विषयों पर इस चेतना रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से मंथन करते रहेंगे, संवाद बनाते रहेंगे। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।